मुस्कान, आप सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस कर दो। कौन से सब्जेक्ट्स में कितना मार्क्स आपका आया है, किसमें हाईएस्ट मार्क्स आया है, आप कौन से स्कूल से पढ़ते थे, ये सारा कुछ आप सबको बता दें ताकि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको आपके बारे में थोड़ा-सा पता चल जाए। चलिए शुरू करते हैं। So hi, I am Muskan Parveen. I'm a student of Podopat Bhavan from Haldia. I my total whole percentage is 88%, and I scored highest marks in geography, that is 98. Then my first language is Bengali. I scored 92. Second language English. I scored 84. Then physical science 81. Life science 97. History 91. And in maths I scored 73, which is the most lowest. ओके, ओके। अच्छा, तो मैथ्स के बारे में मतलब आप क्या गलती किए थे जो जिसके कारण ऐसा हुआ है एंड आप क्या बोलना चाहोगे अपने जूनियर्स को कि वो गलती मैथ में ना करें? क्योंकि ओवरऑल आपका मार्क्स अच्छा आया है, मतलब आप पढ़ने में अच्छे हो बट मैथ्स में थोड़ा-सा कम आया है, तो इसके पीछे क्या कारण है? हाँ, तो मैथ्स में बेसिकली प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब लगे पड़े रहना पड़ेगा मैथ्स के लिए। और मेनली 10th में उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा मैथ्स ऐसा कुछ आता नहीं है। अगर हुँ, ओवरऑल बुक प्रैक्टिस कर लिया और एग्ज़ाम्पल्स मेनली प्रैक्टिस करें, उस पे अगर फ़ोकस रहे तो हो जाएगा आपका। क्योंकि मेरा कहीं पे शायद उधर फ़ॉल्ट था, इसलिए शायद नहीं हो पाया। एंड इन द नेक्स्ट डेज़ आई विल ट्राई बेटर फॉर दिस। ओके, बस ओके। यही है। हुँ। और आप अपना स्टडी प्रिपरेशन कब से शुरू किए थे? जनवरी से या फिर बाद में बीच में अचानक से लगा कि अब शुरू करना चाहिए अच्छे से प्रिपरेशन? नहीं, जनवरी से मैंने स्टार्ट किया है, बट एकदम बोर्ड्स के लिए कि हाँ, एकदम कड़ी मेहनत मैंने प्री बोर्ड्स के बाद से स्टार्ट किया, मतलब आफ्टर सितंबर एकदम लाइक फुल्ली मैं उसमें एकदम फ़ोकस थी। उसके पहले तो ऑब्वियसली मेरा था ही मेरा ऑलवेज़ पढ़ना, तो ऐसे ही उसके बाद से स्टार्ट हुआ। ओके। तो मतलब जनवरी, फ़रवरी ये सब जो मंथ था उसमें थोड़ा बहुत 2-3 घंटा एवरीडे सेल्फ स्टडी करते होंगे हाँ, हाँ, मैक्सिमम? हाँ, स्टिल मेरा सेल्फ स्टडी ऑलवेज़ 2-3 घंटा मस्ट था। बट वो ओके, जनवरी मतलब सेशन के पहले जैसे अब स्कूल्स में बहुत सारा प्रोग्राम्स रहता, मैं ये सब में बहुत इन्वॉल्व रहती थी, तो थोड़ा उस टाइम मस्ती-वस्ती चलता था। बट आफ्टर प्री बोर्ड्स मैं एकदम सीरियस। ओके, ओके, ओके। सो आपका जो पूरा सिलेबस है वो कब तक कंप्लीट हुआ था? मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट जुलाई-अगस्त तक खत्म हो गया था। जुलाई, अगस्त तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था आपका, हर एक पूरा सब्जेक्ट का? सिलेबस कंप्लीट, हाँ, हाँ। ओके। एंड आपका जो स्टडी का पूरा रोड मैप जो था कि कहाँ-कहाँ पे कैसे आप ऑफ़लाइन में पढ़ाई कर रहे थे, कैसे कहाँ पे आपका स्कूल हेल्प कर रहा था, ऑनलाइन में आपको किस हद तक हेल्प मिला, इसको थोड़ा-सा आप समझाइए? बेसिकली मैं सेल्फ स्टडी को ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ कि उसके बिना आप उतना कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। जितना भी कोई अलग कोई नोट्स दे दे या ऐसा कुछ, जब तक खुद नहीं पढ़ोगे उतना कुछ होगा नहीं। तो मैं हुँ, भी हुँ। वही फ़ॉलो करती थी। मेरा प्री बोर्ड्स तक मैं रेगुलर कोचिंग क्लासेस जाती थी, ट्यूशन करती थी। फिर धीरे-धीरे उसके बाद मैंने कम कर दिया क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। फिर हुँ, जब टेस्ट पेपर्स पब्लिश हुआ वो सब घर पे प्रैक्टिस करती थी, ट्यूशन क्लासेस में जाके सर को पूछती थी, कुछ अगर इश्यूज़ हुआ तो। देन स्कूल में भी पूछती थी, ऐसा होता था। फिर मैं दिसंबर तक ट्यूशन लेती थी, मतलब कंटिन्यू ओके, जाती थी 1-2 दिन करके। देन फ्रॉम जनवरी मैं टोटली घर पे एकदम फुल्ली प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी। ओके। और ये पूरा का पूरा प्रिपरेशन में आपका ऑनलाइन कहीं पे कुछ रोल था या सारा ऑफ़लाइन आप प्रिपरेशन किए? नहीं, ऑफ़लाइन मैंने किया है और ऑनलाइन में मेनली आपका चैनल से मैंने हेल्प लिया है, जो कि मुझे बहुत हद तक मुझे हेल्प किया गया है। सो ऑनलाइन में बस आपका ही चैनल से मैंने हेल्प लिया है, क्योंकि मेनली हम लोग को बंगाल बोर्ड में उतना कुछ और मेनली इंग्लिश मीडियम क्यों है, इसलिए उतना सोर्सेस नहीं मिलता था। और आपके चैनल में जैसा हिंदी, इंग्लिश बोथ मिक्स्ड अप है, तो इधर से हुँ। मैंने बहुत हेल्प मिला है। ओके। पर्टिकुलरली कौन से सब्जेक्ट में? जी, और एक बार रिपीट कीजिए। कौन से सब्जेक्ट में आपको हेल्प मिला है, कौन से चैनल से? मेनली मैथ्स और इसमें थोड़ा हेल्प मिला क्योंकि बहुत सारा मतलब जगह रहता था जहाँ कंस्ट्रक्शन में मेनली उधर प्रॉब्लम होता था, तो इधर से मुझे हेल्प मिला है। ओके, ओके, ओके। बढ़िया। और नोट्स वगैरह आप खुद से बनाते होंगे, जैसा आप बोले कि खुद से नोट्स बनाना ही बेहतर है, अदरवाइज़ आप कोई भी आपको नोट्स दे देता है, उससे पढ़कर कुछ होने वाला नहीं है।
हाँ, हाँ, मैं नोट्स खुद ही बनाती थी, खुद ही करती थी। मैं किसी के नोट्स पे उतना डिपेंडेंट नहीं रहती थी। ओके। नोट्स बनाने के लिए आप एग्ज़ैक्टली अपने जूनियर्स को क्या मतलब समझाना चाहेंगे कि इस तरीके से आपको नोट्स बनाना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा टेक्स्ट बुक थ्रू आउट यू आपको रीड करना पड़ेगा। उसके बाद आप अगर जो-जो मेन पॉइंट्स है उधर आप थोड़ा स्मॉल पॉइंट्स बना के रख सकते हैं। मतलब स्टिकी नोट्स यूज़ करें तो बेहतर होगा उसके मतलब जहाँ मेन पॉइंट्स है उसके साइड में लगा लीजिए। वही जाके एकदम लास्ट डे मतलब एग्ज़ाम के पहले वाले दिन आप लोग को हेल्प करेगा क्योंकि एग्ज़ाम के पहले वाले दिन आकर फुल बुक रिवाइज़ करना ये इम्पॉसिबल है। तो वही सब छोटा-छोटा पॉइंट आपको याद रहेगा, आपको मेमोराइज़ करने में ईज़ी होगा। और बाकी नोट्स मतलब अगर लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में ये करें तो 2-3 बुक फ़ॉलो कीजिए। 2-3 बुक फ़ॉलो करने से उधर से बहुत सारा पॉइंट मिलेगा, रेफ़रेंस मिलेगा। ऐसे करके नोट्स बनाते थे। ओके। और कोई सजेशन बुक जो आप फ़ॉलो करते थे? हाँ, सजेशन मतलब बंगाल बुक बोर्ड का जो रहता है, छाया ये सब का जो बुक्स रहता है रेफ़रेंस, ये सब जस्ट मैं रेफ़र करने के लिए, बाकी सब मैं खुद से ही बनाती थी। ओके, ओके। एंड टेस्ट पेपर आप कब से सॉल्व करना स्टार्ट किए और कौन-सा टेस्ट पेपर आपको लगता है कि आपके हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा माध्यमिक का जो स्टूडेंट है उन लोग के लिए? टेस्ट पेपर मैंने प्री बोर्ड्स के बाद से स्टार्ट कर दिया था सॉल्व करना और जो एबीटी रहता है वो ठीक है बट मेन बात है उधर हम लोग का इंग्लिश मीडियम के लिए उतना सारा पेजेस नहीं रहते लाइक हुँ, बहुत करेक्ट। हार्डली 2-3 मिलेगा। तो हुँ, मैं जो यूज़ करती थी डब्ल्यूबीएच है, उसमें वो टोटली पारुल का है, प टोटली वो सब इंग्लिश में है, तो वो मुझे बहुत हुँ, हेल्प किया है। वो सबसे प्रैक्टिस करके मुझे बहुत कॉमन भी मिला है। ओके। और मॉक टेस्ट आप खुद से दिए हैं? लाइक एग्ज़ैक्ट 3 घंटे बैठकर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, फिर बाद में उसको हाँ, चेक हाँ, कर रहे हाँ। हैं कि कितना मार्क्स मेरा आ रहा है इस 3 घंटे में? हाँ, मैं एग्ज़ाम के 2 वीक पहले से ये खुद से मॉक टेस्ट लेना स्टार्ट की थी। मतलब टेस्ट पेपर से ही 2-3 लास्ट का पेजेज़ मैं चूज़ करके टोटल 3 आवर्स बैठ के मैं एग्ज़ाम देती थी। तो उधर से मेरा और भी इवैल्यूएशन हुआ था। ओके। अच्छा, जो आपका हाईएस्ट लाइफ़ साइंस में और ज्योग्राफी में आया है, तो इसके हाँ। पीछे आपको क्या लगता है सबसे बड़ा रोल किस चीज़ का है कि ज्योग्राफी और लाइफ़ साइंस में इतना अच्छा मार्क्स आया? मेरा मेनली ज्योग्राफी लाइफ साइंस पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग था और मेरे टीचर्स मतलब इसके लिए मैं टीचर्स को ही मतलब रिस्पॉन्सिबल करूँगी क्योंकि वो लोग इसके लिए ये 2 सब्जेक्ट के लिए बहुत मेहनत किए थे। ज्योग्राफी का मेरा ट्यूशन नहीं था बट जो स्कूल में टीचर थे वो सर बहुत हेल्प किए थे कि क्या-क्या रेफरेंस यूज़ करना चाहिए, क्या-क्या पॉइंट्स पढ़ना चाहिए अच्छे से, किसमें मेनली फोकस करना चाहिए, ये सब। और ये 2 सब्जेक्ट है जिसमें डायग्राम्स मस्ट है। ये सब के ओके, लिए थोड़ा डायग्राम प्रैक्टिस करना या मतलब अगर नहीं हो पाए तो अलग बात है बट अगर जिसमें चाहिए वो भले ही 1 मार्क्स हो 2 1 मार्क्स का नहीं मतलब एटलीस्ट 2 मार्क्स 3 मार्क्स उसमें डायग्राम मस्ट देना चाहिए। नहीं तो उसमें मार्क्स काउंट नहीं होगा मतलब उसमें प्रेजेंटेशन और भी बेटर भी होगा। ओके। तो अगर आप लोगों को याद हो लास्ट से लास्ट वाला जो हम लोगों ने इंटरव्यू लिया था हर्ष भैया का, वो भी यही बात बता रहे थे कि हुँ, आपका लाइफ़ साइंस में और ज्योग्राफी में डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और बहुत आप ही लोग कोशिश इम्पोर्टेंट है। करें कि 2 मार्क्स का भी अगर क्वेश्चन है, तो उसमें भी अगर डायग्राम बन पा रहा है, तो आप डायग्राम बनाएँ। अच्छा, हाँ, पेपर बन पाएगा पेपर तो देना ही प्रेज़ेंटेशन होगा। के बारे में क्या बताइएगा? मतलब कैसे आप लिखे थे अपना ज्योग्राफी का और लाइफ़ साइंस का पेपर? ताकि आइडिया लगे कि ऐसे लिखने से मार्क्स बहुत अच्छा आ सकता है। हाँ, उसमें मेनली मेनली हैंडराइटिंग एक फैक्टर होता है और जिनका हैंडराइटिंग अच्छा नहीं होता वो पेपर को क्लीन रखें। मतलब आप कोई एक आंसर लेके थोड़ा-सा स्पेस देके उसके नीचे एक लाइन टान देना है। उसके बाद वैसे ही पॉइंट वाइज़ और जैसे क्वेश्चन आता है मतलब हर एक मार्किंग देके एक साथ ऐसा नहीं कि फर्स्ट वाला पहले लिख ले फिर 10th वाला उसके बाद लिखे क्योंकि वो याद है, ऐसा मत करना। अगर नहीं याद है उस उधर थोड़ा स्पेस छोड़ देना, बट वैसा नहीं कि फर्स्ट में 10 फिर 9 फिर 1 का आंसर लिखना, ऐसे सीरियल वाइज़ लिखने से आई गेस उधर मतलब प्रेज़ेंटेशन उधर काफ़ी अच्छा रहता है। हुँ। मतलब मैं एग्री कर रहा हूँ बट कुछ हद तक मैं डिसएग्री भी कर रहा हूँ इस बात से।
अगर वहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन मोस्टली इस पे ध्यान देना है कि आप जो लिख रहे हो वो चीज़ एक्यूरेट होना चाहिए, और उसमें जो डायग्राम्स वायग्राम्स बनाना है वो सब आप सही से कर रहे हो। बट अगर आपको क्वेश्चन नंबर 9th पहले आता है एंड क्वेश्चन नंबर 7 आपको नहीं आ रहा है, तो पहले आप 9th को वहाँ पे अच्छे से लिख लें, बाद में आप 7th को भी लिखेंगे तो वहाँ पे आपका मार्क्स कटने का कोई भी मतलब इशू नहीं होगा, मार्क्स नहीं कटेगा आपके। अच्छा, हो सकता क्योंकि है मत ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था हाँ तो हाँ एग्जैक्टली। इसीलिए। नहीं, मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे तो वो लोग शायद इससे ये मैसेज लेकर जाएँ कि हमको पूरा एक लाइन से लिखना है। अगर आपको आता है, आपको सीधा 1 से लेकर 10 तक सारा का आंसर आ रहा हाँ, है, देन तो वही अच्छा बात है कि आप 1 से लेकर स्टार्ट करें, 10 तक पूरा लिख दें। बट अगर आपको नहीं आ रहा है, बीच का कोई ऐसा जो बाद में आपको याद आएगा, क्योंकि अगर हम लोग स्पेस वहाँ पे छोड़े और बाद में लिखते वक़्त मान लेते हैं थोड़ा-सा छोटा-बड़ा कुछ ऐसा हो गया कि और मेरे को आ रहा है लिखने के लिए बट जगह नहीं बच रहा, तो इश्यू हो जाएगा। ओके। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताइए। एग्ज़ाम जब आप दे रहे थे, तो उस वक़्त टाइम मैनेजमेंट आप सही से कर पा रहे थे? लाइक मैथ्स में आप टाइम मैनेज कर पाए थे या वहाँ पे कुछ इश्यू हुआ था? नहीं, टाइम मैनेजमेंट मेरा ऑलमोस्ट हो गया था क्योंकि टाइम मैनेजमेंट तभी होगा अगर आप खुद से 2-3 बार मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट हुँ। देने से आपको उधर कहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, कहाँ थोड़ा कम टाइम लग रहा है, वो सब मतलब समझ में आ जाएगा, तब उधर मैनेज करना पॉसिबल होगा। हाँ, हाँ। मतलब अचानक से आप फर्स्ट टाइम पेपर लिए हाथ में और सॉल्व करना शुरू कर दिया। आपको पता ही नहीं है कि हाँ, कहाँ हाँ, पे उधर ज़्यादा टाइम लग सकता है, कहाँ पे कम टाइम लग सकता है। तो फिर आपका टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाएगा। तो एग्ज़ाम का जब टाइम आए उस वक़्त आप लोग 1 महीना पहले मॉक टेस्ट खुद से देना शुरू करें। अपने घर में अलार्म लगाएँ कि 3 घंटे का बेसिकली टाइमर सेट करके उसके बाद टेस्ट दें। हुँ, ओके। इसके अलावा आपके हिसाब से पीवाईक्यूज़ का कितना इम्पोर्टेंस था? पीवाईक्यू का इम्पोर्टेंस बहुत था, वो भी मैंने मॉक टेस्ट देने के टाइम ही यूज़ किया था और उधर बहुत सारा मतलब ऐसा नहीं कि पूरा कॉमन आते हैं, बट आता है कॉमन और आइडिया मिलता है कि हाँ, कैसा क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट में। और बहुत जन का ये एक कांसेप्ट रहता है कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए हैं, वो शायद इस साल नहीं आए। बट नहीं ऐसा आए। नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट में आता भी है और ओके। आए या ना आए उसको टोटली प्रैक्टिस करना चाहिए। मतलब प्रैक्टिस करते अगर बाय जाना चांस आ चाहिए। गए तो आप एकदम जल्दी-जल्दी से उतार दें उसको। हाँ, मतलब अगर आपका टारगेट है कि एकदम पूरा फुल में फुल मार्क्स हमको लाना है, देन कोई भी कसर नहीं हाँ, हाँ। बचना चाहिए। जो भी है सबको पूरा एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। हुँ, सही है। और नोट्स एग्ज़ैक्टली ये वाला क्वेश्चन मैं सबसे पूछ रहा हूँ। जब नोट्स हम लोग बनाते हैं, तो क्या मतलब बुक से क्या उठाकर उस नोट्स में लिखें? ये क्वेश्चन मेरा है। आप हिस्ट्री का नोट्स बनाए होंगे, लाइफ साइंस का नोट्स बनाए होंगे तो आपको आइडिया होगा। बुक का मेनली अगर कांसेप्ट फर्स्ट में क्लियर करना पड़ेगा। फिर मैंने एक्चुअली बहुत सारा कांसेप्ट मैं इंटरनेट से सर्च करके उधर फिर बुक्स का कुछ लाइन ऐड करके ऐसा और पॉइंट्स करके देना चाहिए। मतलब अगर लास्ट मार्क्स जैसे हिस्ट्री का 8 मार्क्स होता है, तो एटलीस्ट 9 टू 10 पॉइंट्स उधर देना चाहिए विथ इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। तो ओके। ऐसा करके बुक का कुछ लाइन फिर अगर आप रिसर्च करके कुछ अगर लाइन एक्स्ट्रा थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिले या फिर रेफरेंस बुक इधर से कुछ एक्स्ट्रा लाइन मिले तो उधर ऐड करने से बेटर होगा। ओके। एंड ज्योग्राफी में एक चैप्टर है इंडिया, आपको पता होगा। तो वो चैप्टर हाँ, बहुत लेंदी है। उसका नोट्स हम बनाएँगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन-कौन सा पॉइंट्स मुझे वहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए? बिकॉज़ जब बुक कोई बच्चा पढ़ रहा है, नया बच्चा, तो उसके लिए तो सब कुछ इम्पोर्टेंट ही उसको फ़ील होगा, हर एक लाइन। तो वैसे तो नोट्स बनता नहीं है ना? आपके हिसाब से क्या ध्यान देना चाहिए उसको नोट्स बनाते वक़्त? उस चैप्टर में मेनली शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो-जो मेन पॉइंट्स है वो सब उसको तो याद करना ही पड़ेगा। बट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कुछ-कुछ लास्ट की तरफ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं जैसे कुछ प्रॉब्लम्स अर्बनाइज़ेशन का जैसे था, प्रॉब्लम्स भी था, फिर हुँ, उसका कॉजेज़ था। ये सब हुँ। तो मतलब इम्पोर्टेंट है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा कुछ-कुछ लाइक मार्क किया जा सकता है। मैं टोटली तो मुझे अभी याद नहीं है क्या-क्या था। तो अच्छा, ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं बुक ही प्रेफ़र की थी, मतलब बुक में जो था वही मैं वही मेमोराइज़ आपने करके की थी। हाँ, ओके, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैं वो जो मेन-मेन पॉइंट्स या फिर बाहर भी एक्स्ट्रा कुछ अगर मिला तो मैं वो सब उस टॉपिक के बेस में मैं स्टडी की थी। ओके।
तो करना ही है ना, मतलब जब भी आप नोट्स वगैरह बनाओ किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी चैप्टर का, कोशिश करना कि उसका जो लास्ट पीवाईक्यूज है 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। उससे बेसिकली आइडिया लगेगा कि इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे अभी आप हुँ। बताया कि अर्बनाइजेशन वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, पॉपुलेशन वाला टॉपिक थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये तभी पता चलेगा जब आप पीवाईक्यूज को देखे होंगे या टेस्ट पेपर्स को देखे होंगे, तभी आइडिया लगेगा कि हाँ, ये वाला बार-बार पूछ रहा है, मतलब ये इम्पोर्टेंट है, राइट? हाँ, हाँ। हुँ, ओके। अच्छा, कोई एक मैसेज आप अपने तरफ से देना चाहें जूनियर्स को कि ये बात एकदम किसी भी तरीके से दिमाग में डाल कर रखना पूरे साल, तो मार्क्स अच्छा आएगा? हाँ, आपको प्रोक्रास्टिनेट नहीं करने, जो करना है एकदम टोटली डिटरमाइन होकर ही करना पड़ेगा, ठीक है? और मेनली अगर आपको मतलब ऐसा डिटरमाइन हो कि हाँ, मुझे अच्छा मार्क्स लाना है, तो एकदम डे 1 से स्टार्ट कर लो, तो और भी बेटर होगा। ओके, एकदम प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है। हाँ, हाँ, एकदम टोटली कड़ी मेहनत से करो तो हो जाएगा। ओके, आप और एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्क्स या जितना आया आपका उससे आप खुश थे कि हाँ, चलो बहुत अच्छा आ गया? नहीं, नहीं, मेरा एक्सपेक्टेशन और भी था बट कहीं पे जाके वो लो हो गया। तो मैंने पहले थोड़ा मैंने अपसेट हुई थी, देन मैं उसको एक्सेप्ट कर ली कि हाँ, नेक्स्ट टाइम उसको और भी बेटर करना है। बहुत अच्छा। और आपका फ्यूचर का क्या प्लान है? मतलब क्या जॉइन किए और क्या अ, प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं आप? मैं अभी जॉइन के लिए एक प्रिपरेशन लेने वाली हूँ क्योंकि मुझे बाद में कंप्यूटर साइंस लेके मुझे करना है, पढ़ना है तो अभी करूँगी उसको प्रिपरेशन। ओके, बेसिक जेईई का प्रिपरेशन आप करेंगे ना? हाँ, हाँ, हाँ। तो उसके लिए आप स्टार्ट कर चुके हैं प्रिपरेशन या अब शुरू करेंगे? नहीं मेनली मैं पहले बोर्ड्स का फ़ोकस करना चाहती हूँ कि हुँ। पहले बेस उसका कंप्लीट कर लें ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स तक मैं उसका बेस कंप्लीट कर लूँ देन मैं उसका प्रिपरेशन लूँगी। क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग जब तक ना हुए अचानक से कोचिंग क्लासेस जॉइन करके उसका पढ़ना थोड़ा टफ हो सकता है। तो मैं पहले अपना बोर्ड्स के लिए थोड़ा उसको प्रिपेयर कर लूँ देन मैं उसके लिए आगे बढ़ूँगी। सही है, बिल्कुल। ओके, सो यही सारा मेरा क्वेश्चंस था और आपके लिए और कोई क्वेश्चंस तो यहाँ बचा नहीं है, बट एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आ रहा है, जो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि ऑनलाइन कैसे यूज़ करें जो मैक्सिमम बेनिफिट मिले और नुकसान कम हो? मतलब फ़ोन जब हाथ में रहता है तो नुकसान ज़्यादा हो जाता है, अगर हाँ, बच्चा डेडिकेटेड नहीं है तो। तो कैसे उसको यूज़ करें जो मेरा मैक्सिमम बेनिफिट हो और नुकसान कम? मेनली आप अगर एकेडमिक्स के अंदर हो तो जो पढ़ाया जा रहा है, उसको ही आप रिसर्च करो ना, उसमें देखना बहुत सारा पॉइंट्स मिलेगा। उसमें भी और भी मतलब जितना आप पढ़ रहे हो, उससे भी ज़्यादा उसका बेनिफिट्स मिलेगा कि इसके लिए भी ये सब हो सकता है। लाइक आप अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो वो सब्जेक्ट पे बेस करके आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो, ये सब देखना। फिर जैसे कंट्री के बारे में जानना, ये सब करके आई गेस बेनिफिट्स मिल सकता है। हुँ। और आपको कॉन्सेप्टर के बारे में कैसे पता चला? अचानक से इस यूट्यूब पे रिकमेंडेशन में आया या कोई आपके भैया सीनियर्स वगैरह कोई इन्फॉर्म किए? नहीं, मैं वो प्री बोर्ड्स के टाइम मैं बहुत सर्च कर रही थी ये सब के बारे में कि कहाँ नोट्स अच्छा मिले ये सब तो रिकमेंडेशन में आया कंसेप्टेडा। मैं पहले कुछ यूट्यूब वीडियोज़ देख रही थी देन मुझे लगा कि चैनल जॉइन करना चाहिए, तो मैं की थी। देन फिर मेरा थोड़ा इश्यूज़ हो रहा तो मैं फिर मतलब उधर से निकल गई थी। बट मुझे अच्छा लगा कि इतना सारा उधर बेनिफिट्स है, बहुत सारा मुझे उधर फैसिलिटीज़ मिला है। और ऐसा कुछ आपको लगा कि अगर बिगिनिंग ऑफ द सेशन मुझे पता रहता चैनल के बारे में तो शायद और अच्छे से प्रिपरेशन हो पाता? मतलब जैन फ़ेब से अगर पता रहता कि सारा कुछ ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है तो ज़्यादा बेनिफिट हो पाता, ऐसा कुछ फ़ील हुआ? हाँ, हाँ, मुझे फ़ील हुआ था क्योंकि जैसे बंगाल बोर्ड का स्टूडेंट होके उधर हम लोग को रिसोर्सेज़ थोड़ा कम मिलता था। तो इधर ये चैनल के बारे में अगर पता होता तो पहले से भी और भी ज़्यादा प्रिपरेशन ले पाती थी। ओके। और आपके क्लासमेट्स वगैरह को सबको जानकारी है इसके बारे में? आपके जूनियर्स वगैरह को जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं? नहीं जूनियर्स का पता नहीं बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, हम लोग एक साथ ट्यूशन क्लासेस जाते हैं तो हम लोग ये बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, कांसेप्ट एरा का बारे में। चर्चा करते हैं। उधर से ओ पढ़ाई-वढ़ाई करते थे हम लोग। ओके, ओके। चलिए बढ़िया। और कुछ आप बोलना चाहेंगे अपने तरफ से?
ऑलमोस्ट मेरा हो गया, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, पहले आप बता दें और कुछ बोलना चाहते हैं आप अपनी तरफ से? नहीं, यही बोलना चाहूँगी कि अगर इधर से आप लोग पढ़ रहे हो और आप फुल्ली डेडिकेटेड हो तो आपका मतलब टारगेट आप अचीव कर पाओगे। यही मेरा ओके। मानना है। आपका एवरीडे का रूटीन क्या था? सबसे पहले मुझे बताएँ बिगिनिंग ऑफ द सेशन में अगर आपको याद हो तो, एंड उसके बाद मुझे बताएँ जब आप प्री बोर्ड हो चुका था उसके बाद का, दोनों रूटीन मुझे आप बताएँ। बिगिनिंग ऑफ द सेशन मैं उतना ज़्यादा मतलब फ़ोकस नहीं थी सच बताऊँ तो, कि मैं ट्यूशन्स क्लासेस जाती थी, सिलेबस के ऊपर डिपेंड थी मतलब ट्यूशन में जो-जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, हुँ। एवरीडे मैं यही करती थी कि ट्यूशन में, स्कूल में जो-जो टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, वो घर पे आके रिवीज़न करती थी। रिवीज़न करके जितना अगर कुछ होमवर्क्स, टास्क वगैरह रहा, तो मैं वो कंप्लीट करती थी और लाइक ये ऑलमोस्ट 2-3 घंटा ऐसे करती थी। फिर प्री बोर्ड्स के पहले 1 मंथ मैं प्री बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ली थी, टोटली फ़ोकस थी। उसके बाद से मैंने टोटली एक अलग स्टडी रूटीन बनाया था। तो वो रूटीन क्या था? मुझे वो जानना थोड़ा-सा। रूटीन मतलब मैं सुबह उठ के 2 घंटा मैथ्स प्रैक्टिस करती थी। देन सुबह मेरा कितने बजे स्कूल उठते रहता थे? था। सुबह 7 वो 7 साढ़े 7 ऐसे उठती थी। ओके। फिर 9 साढ़े 9 तक मेरा मैथ्स प्रैक्टिस करती थी, देन मेरा स्कूल रहता था। उधर हुँ। से आके मेरा ट्यूशन क्लास था, ट्यूशन क्लास करके फिर मैं रात को 10 बजे तक स्टडी करती थी मतलब जो भी चैप्टर्स कंप्लीट करना है हुँ। देन क्वेश्चन पीवाईक्यूज़ ये सब मतलब सॉल्व करती थी। नोट्स अगर कुछ बच गया तो वो सब कंप्लीट करती थी। देन मेरा उसके बाद डिनर करके और 1-2 घंटा अगर कुछ एक्स्ट्रा टास्क बच गया स्कूल का या ट्यूशन का, वो सब कंप्लीट कर लेती थी। ओके। एग्ज़ाम हॉल में जब एग्ज़ाम देने बैठ रहे थे, उस वक़्त कुछ डर या कुछ ऐसा नर्वसनेस फ़ील हो रहा था या सब कुछ रिलैक्स्ड था? नहीं, फर्स्ट डे में थोड़ा नर्वसनेस लग रहा था, काफ़ी नर्वस लग रही थी, तो उसके बाद से मैं नॉर्मल हो गई थी। जैसे नॉर्मल एग्ज़ाम देती थी स्कूल में वैसे ही हो गया था। उसके बाद से ओके। उतना डर नहीं लगा बस। हाँ, फर्स्ट डे नया एनवायरनमेंट नया अच्छा आपके स्कूल में तो हाँ, एग्ज़ाम नहीं हाँ। हुआ होगा, किसी नए जगह पे आप गए होगे नहीं, एग्ज़ाम नहीं। देने के लिए? हाँ, हाँ, अलग स्कूल में। इसीलिए वहाँ पे सारे लोग दूसरे होंगे, जो इन्विजिलेटर्स हैं, वो लोग को आप कभी देखे नहीं होंगे, तो इसीलिए नर्वसनेस तो होता है फर्स्ट डे पे। बट वही मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स लोग को कि जो पहला डे आपका होता है एग्ज़ाम का, उस दिन आप नर्वसनेस आपके अंदर ज़्यादा होता है, डर ज़्यादा होता है। बट दूसरे दिन से क्या होता है, आपको स पूरा अच्छे से पता चल जाता है, तो फिर उतना ज़्यादा डर नहीं लगता। चलो मुस्कान, यही सब मुझे पूछना था। थैंक यू सो मच। मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो थैंक कुछ लोगों को हेल्प कर पाएगा, जो जूनियर्स जो अभी एग्ज़ाम देंगे आपके जूनियर्स लोग, उन लोगों को। ठीक है? मैं भी ग्रेटफुल होंगी अगर मेरा ये मैसेज उन लोग को हेल्प किया कहीं हद तक। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। चलिए ठीक है। ठीक है, बाकी अगर किसी कोई हेल्प लगे आपको फ्यूचर में, तो आपका आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट है, आप मुझे बताना, ठीक है? जी, जी, बिल्कुल। ओके, ओके। थैंक यू भैया। चलो, वेलकम।